इस कथा विश्लेषण में आपका स्वागत है। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे गहराई में उतरते हैं। आज हम जिस मामले पर बात करने वाले हैं ना, वो कोई आम कहानी नहीं है। यहाँ एक ऐसा डरावना संगम होता है। एक तरफ है अलौकिक रहस्य और दूसरी तरफ गहरा मनोवैज्ञानिक अपराध बोध। एक ऐसी कहानी जो सच्चाई और यादों के बीच की लकीर को बिल्कुल ही मिटाकर रख देती है। जरा सोचिए, कैसा लगेगा अगर आपकी अपनी ही यादें आपकी मर्जी के बिल्कुल खिलाफ आपके दिमाग से हमेशा हमेशा के लिए फिसल रही हों। देवगढ़ की इस फाइल का माहौल कुछ ऐसा ही खौफनाक और बेचैन कर देने वाला है। यह सिर्फ एक जुर्म की कहानी नहीं है, बल्कि उस जुर्म को याद रखने की जो खौफनाक सजा है, उसकी बात है। तो आइए सबसे पहले इस अनसुलझे रहस्य की बुनियाद को समझते हैं। इस जांच की शुरुआत होती है देवगढ़ से, पहाड़ियों के बीच बसा एकदम दूर दराज का इलाका। रात का वक्त है, चारों तरफ अजीब सा सन्नाटा पसरा है और एक 16 साल की लड़की गौरी अचानक गायब हो जाती है। इस केस की सबसे बड़ी परेशानी क्या है? ना तो कोई सुराग है और ना ही कोई चश्मदीद गवाह। सब कुछ बस एक बंद गली की तरह लगता है। अब इस पूरे मामले में हमारे पास सिर्फ एक ही सुराग है, और सच कहूं तो वो बहुत ही अजीब है। गौरी के भाई मोहन का दावा है कि एक पुराने खंडर हो चुके मंदिर की एक काली घंटी है। वो घंटी हर रात ठीक 1 बजे अपने आप बजती है, और सबसे अजीब बात, इसे सिर्फ गौरी के परिवार वाले ही सुन सकते हैं। जाहिर है, इस अजीब दावे के बाद इंस्पेक्टर अरुण और गांव के पंडित हरिराम को खुद उस खंडर में जाने के लिए मजबूर होना पड़ता है। अब हम आते हैं उस घंटी के रहस्यमयी प्रभाव पर। रात के ठीक 1 बजने वाले हैं और तभी बूढ़े पुजारी पंडित हरिराम एक बहुत ही रहस्यमयी चेतावनी देते हैं। वो कहते हैं, ये घंटी साधारण नहीं है, ये किसी को बुलाती नहीं बल्कि कुछ छुपाती है। और तभी ठीक 1 बजे वो घंटी बिना किसी सहारे के बिल्कुल अपने आप बज उठती है। और ये बात बहुत ही सटीक तरीके से दर्शाती है कि कैसे हर रात उस घंटी के बजने के साथ मोहन का दिमाग एक तय क्रम में काम करना बंद कर रहा है। पहले वो गौरी का नाम भूलता है, फिर उसका चेहरा, फिर उसकी आवाज, और अंत में उसे ये भी याद नहीं रहता कि वो किसी को ढूंढ रहा था। एक बहुत ही व्यवस्थित, ठंडे तरीके से उसकी याददाश्त को जैसे मिटाया जा रहा था। अब यहाँ जांच का सबसे अहम सवाल खड़ा होता है, आखिर ये घंटी सिर्फ उनके परिवार के लिए ही क्यों बजती है? यही वो बारीक पॉइंट है जो इस कहानी को एक साधारण भूत प्रेत की कहानी से निकालकर कुछ बहुत ही गहरे छिपे हुए पापों के दलदल में धकेल देता है। तो चलिए चलते हैं ठीक 1 बजे की उस रात में, जब सच का सामना होता है। तनाव अब बिल्कुल अपने चरम पर है, क्योंकि इंस्पेक्टर अरुण ने तय कर लिया है कि वो सीधे दखल देंगे। जैसे जैसे घड़ी की सुइयां आगे बढ़ती हैं, माहौल रूह कंपा देने वाला हो जाता है। रात के 12:59, हवा अचानक बर्फ जैसी ठंडी हो जाती है। मंदिर में अजीब सी फुसफुसाहट गूंजने लगती है, और फिर ठीक 1 बजे इंस्पेक्टर आगे बढ़कर उस घंटी की रस्सी को कसकर पकड़ लेते हैं ताकि वो बज न सके। वाकई एक बहुत ही साहसिक कदम था ये। घंटी को रोकने के ठीक बाद वहां एक अजीब सा खौफनाक सन्नाटा छा जाता है, लेकिन अगले ही पल उस सन्नाटे को चीरती हुई एक बहुत ही हल्की, किसी प्रेत जैसी आवाज पुराने मंदिर के पीछे से गूंजती है, भैया। बस एक शब्द, लेकिन एक ऐसी आवाज जिसने मोहन को पूरी तरह से झकझोर कर रख दिया। और इसी के साथ हम बढ़ते हैं उस भयानक सच की तरफ जो जमीन में दफन था। उस आवाज का पीछा करते हुए वो तीनों मंदिर के ठीक पीछे पहुंचते हैं। वहां एक भारी पत्थर को हटाने पर नीचे एक छोटा सा गड्ढा मिलता है, और उस गड्ढे में जो फोरेंसिक सबूत मिलते हैं ना, वो सच में रोंगटे खड़े कर देने वाले हैं। एक कंकाल, एक टूटी हुई चूड़ी और एक कपड़े का टुकड़ा जिस पर लिखा था गौरी। ये खौफनाक खोज एक उत्प्रेरक यानी कैटलिस्ट का काम करती है, और इसके तुरंत बाद मोहन की जो यादें दबाई गई थीं, वो अचानक और बेहद दर्दनाक तरीके से वापस आ जाती हैं। और यहीं पर इस कहानी का सबसे अंधकारमय मनोवैज्ञानिक मोड़ हमारे सामने आता है। असली सच्चाई ये थी कि गौरी को किसी आत्मा या भूत ने नहीं उठाया था। उसकी मौत अपने ही भाई के साथ हुई एक भयंकर लड़ाई के दौरान दुर्घटनावश गिरने से हुई थी। मोहन ने खुद उसे गुस्से में धक्का दिया था। अब जाकर सारा का सारा सच सामने आ चुका था। इस पॉइंट पे आकर पंडित हरिराम को तुरंत एहसास होता है कि ये घंटी दरअसल मोहन को कोई श्राप नहीं दे रही थी। इसके बजाय ये एक अलौकिक रक्षा तंत्र, या कहें कि एक सुपरनैचुरल डिफेंस मैकेनिज्म की तरह काम कर रही थी। जब भी मोहन को अपनी बहन की हत्या की याद आती, ये घंटी बज उठती
और उसके दिमाग से वो पूरी दर्दनाक सच्चाई ही मिटा देती, ताकि उस अपराधी दिमाग को कभी अपने ही पाप का सामना न करना पड़े। मतलब वो अनजाने में खुद को ही उस दर्द से बचा रहा था। और अब आता है पाप और यादों का अंत। इस भयानक सच को कबूल करने के बाद जो होता है वो सिहरन पैदा कर देने वाला है। अचानक वो घंटी पूरी तरह से अपने आप हिलने लगती है, बिना किसी इंसान के छुए। वो एक आखिरी बार बजती है, टन टननन, और मोहन बुरी तरह रोते हुए पूरी तरह से टूटकर जमीन पर गिर पड़ता है। इस आखिरी बार घंटी के बजने का जो परिणाम होता था वो बेहद विनाशकारी था। मोहन का दिमाग इस बार पूरी तरह से साफ हो जाता है। वो अपने बिल्कुल सामने खड़े इंस्पेक्टर अरुण तक को भूल जाता है और एकदम खाली आंखों से उनकी तरफ देखकर पूछता है, आप कौन हैं? पलक झपकते ही सब कुछ खत्म हो चुका था। अगर हम पंडित जी के उस आखिरी वाक्य पर गौर करें तो वो सच में रूह कपा देने वाला है। सच्चाई पर इस घंटी की जो असली स्थायी ताकत है ना, वो खौफनाक है, क्योंकि ये सिर्फ मोहन की यादें नहीं मिटा रही थी, ये उस सच को ही हमेशा हमेशा के लिए अस्तित्व से मिटा रही थी। अब इन दो अलग अलग दुनियाओं का जो अंतर है वो बहुत गहरा है। एक तरफ तो पुलिस रिपोर्ट की वो कागजी और ठंडी सच्चाई है, जो बस इतना कहती है कि कोई सबूत नहीं मिला और केस को हमेशा के लिए बंद कर दिया जाता है। लेकिन दूसरी तरफ मोहन की वो असल दुनिया है, जहां वो बिल्कुल अकेला रहता है। उसकी पूरी की पूरी याददाश्त जा चुकी है और वो घंटी अब भी बिना किसी आवाज के उसके लिए बजती रहती है। इस पूरे रहस्य के पर्दाफाश के अंत में हमारे सामने एक बहुत ही गहरा दार्शनिक सवाल पीछे छूट जाता है। जरा सोचिए, ज्यादा खौफनाक क्या है? एक ऐसे पाप के असहनीय अपराधबोध के साथ अपनी पूरी जिंदगी काटना जिसे कभी माफ नहीं किया जा सकता, या फिर उस पाप को भुलाने के लिए अपने पूरे वजूद, अपनी पूरी याददाश्त को ही हमेशा के लिए मिटा देना? सच कहूं तो इस सवाल पर विचार करना ही अपने आप में बेहद बेचैन कर देने वाला है।